ये है 18 डार्क साइकोलॉजी चीट कोड्स जो सिर्फ विलेंस यूज करते हैं। मैंने 1000 से भी ज्यादा विलेंस को एनालाइज करके ये 18 चीट कोड्स निकाले हैं। अब ध्यान से सोचो, जोकर, लाइट यागामी, गस फ्रिंग, थैनोस, मादरा, योहान, इनमें से कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं था फिजिकली। ये लोग साइकोलॉजिकली इतने खतरनाक थे। ये वो ट्रिक्स नहीं है जो इंस्टाग्राम रील्स पे मिलती हैं, ये वो कोड्स हैं जो हिस्ट्री के लीडर्स, बिलियनियर्स, मास्टर मैनिपुलेटर्स और सिनेमा के ग्रेटेस्ट विलेंस कंसिस्टेंटली यूज करके एक्सट्रीमली पावरफुल बने हैं। कोड 10 इतना खतरनाक है कि उसने रियल लाइफ में लोगों को अपनी जान लेने के लिए मजबूर कर दिया। एक ऐसा कोड है जो तुम्हारे साथ अभी यूज हो रहा है, और कोड 18 उसके बाद तुम अपने सबसे करीबी लोगों को और चीजों को सेम नजरिए से नहीं देख पाओगे। तुमने देखा होगा कि अक्सर छोटे गुंडों को हमेशा लाउड डिपिक्ट किया जाता है, एक्सेसिव एग्रेशन, टैकी टैटूज और काफी ज्यादा ब्लिंगी। और जो सबसे ऊपर बैठा हुआ होता है वो अक्सर शांत और सिंपल वे में दिखाया जाता है। योहान लिबर्ट, नो रिएक्शंस, नो एक्सप्लेनेशंस, कभी अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाता, इसीलिए ऑडियंस योहान से नहीं अपनी इमेजिनेशन से डरती है। गस फ्रिंग, सिंपल रेस्टोरेंट ओनर, पोलाइट, सॉफ्ट स्पोकन, और इसी वजह से वॉल्टर वाइट जैसा इंटेलिजेंट इंसान भी उसे बार बार अंडर एस्टिमेट करता है। अब ग्लेशियर इमेजिन करो, पानी के ऊपर सिर्फ 10% और बाकी का 90% तुम देख ही नहीं सकते। टाइटैनिक दिखने वाले आइसबर्ग से नहीं टूटा था, उसको उस हिस्से ने डुबाया जो कभी दिखा ही नहीं। जब तुम किसी का गुस्सा देख लेते हो तुम्हें पता चल जाता है कि उसका बटन क्या है। जब तुम किसी का ईगो देख लेते हो तो तुम्हें पता चल जाता है कि उसे कंट्रोल कैसे करना है। लेकिन जब कोई अपनी इमोशंस, अपनी इनसिक्योरिटीज और अपनी डेस्परेशंस फ्री में देना बंद कर देता है, उसके अगेंस्ट लेवरेज बनाना मुश्किल हो जाता है। और यही है पहला कोड, द ग्लेशियर प्रोटोकॉल। मैनिपुलेशन कभी वर्ड से शुरू नहीं होती, इंफॉर्मेशन से होती है। जितनी ज्यादा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन तुम दुनिया को देते हो, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज तुम लोगों को देते हो तुम्हारे अगेंस्ट यूज करने के लिए। बट सिर्फ अनरीडेबल होना काफी नहीं है। कभी कभी सबसे डेंजरस एडवांटेज ये नहीं होती कि लोगों को तुम्हारे बारे में कम पता है, बल्कि ये होती है कि लोग तुम्हें सीरियस ही नहीं लेते। तुमने वो जिम रील्स देखी होंगी, नॉर्मल सा बंदा हैवी वेट उठाने के लिए बोलता है, लोग हंसते हैं, फिर वो 200 किलो डेडलिफ्ट मार देता है। लोग वेट देखकर शॉक नहीं होते, लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस टूटने पे शॉक होते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल बेनिफिट फ्रॉम बीइंग अंडर एस्टिमेटेड। लोकी, सबको लगता था थॉर सबसे स्ट्रॉन्ग है, बट लोकी, ओडन, एवेंजर्स, थॉर एंड शील्ड सबको मैनिपुलेट कर देता है। पीटर बेलिश, लिटिल फिंगर, कोई भी उसको सीरियसली नहीं लेता, वो सिर्फ मास्टर ऑफ कॉइन है। एंड मीनवाइल ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द वॉर ऑफ द 5 किंग, एंड दिस इज द परफेक्ट स्लीपिंग जायंट। लोग तुम्हारी रियलिटी पे रिएक्ट नहीं करते, लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस पे रिएक्ट करते हैं, और जो एक्सपेक्टेशन कंट्रोल करता है वो रिएक्शन कंट्रोल करता है। यही है द स्लीपिंग जायंट। अंडर एस्टिमेशन तो ठीक है, बट एक और चीज है जो लोगों का गार्ड और नीचे गिरा देता है, और वो शायद इस लिस्ट का सबसे डिसेप्टिव कोड है। सबसे डेंजरस लोग अक्सर सबसे लाइकेबल होते हैं। लालो सैलामांका, ही इज वन ऑफ द मोस्ट लाइकेबल विलन्स ऑफ ऑल टाइम। हंसता है, जोक्स मारता है, सबके साथ अच्छे से बात करता है। तुम एक सेकंड के लिए भूल जाते हो कि ये वही आदमी है जो अगले मिनट बिना पलक झपकाए किसी की भी जान ले सकता है, और इसी वजह से वो डेंजरस था। दिमाग हर इंसान को कॉन्स्टेंटली स्कैन करता रहता है। जिस इंसान को तुम पसंद करने लगते हो, दिमाग उसे ऑटोमेटिकली सेफ कैटेगरी में डाल देता है। तुम्हारा गार्ड नीचे हो जाता है और तुम्हारे क्वेश्चंस कम हो जाते हैं, और वहीं पे डिसेप्शन का गेम शुरू होता है। मैंने ये देखा है कि कुछ विलन्स ट्रस्ट अर्न नहीं करते, वो रेजिस्टेंस को डिसॉल्व करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, और इसी प्रिंसिपल का नाम है द वेलवेट ब्लेड। बट वी ऑल नो कि सिर्फ अनरीडेबल और लाइकेबल होने से कोई गेम जीतता नहीं। गेम जीतने के लिए हमें नेक्स्ट लेवल पर आना पड़ेगा, और नेक्स्ट लेवल का सबसे पहला कोड तुम्हें नैरेटिव कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं पूछूं कि तुम मेरी साइड हो या नहीं, तो तुम क्या आंसर दोगे? किसी ने बोला होगा हाँ मैं तुम्हारी साइड हूँ, किसी ने बोला होगा नहीं मैं तुम्हारी साइड नहीं, और तीसरे किसी ज्यादा ही इंटेलिजेंट आदमी ने बोला होगा कि हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश मत कर, और वहीं पे तुम हार गए। लाइट यागामी कंसिस्टेंटली अपनी आर्ग्यूमेंट्स में इस प्रिंसिपल को यूज करता है। वो डिसाइड करता है आर्ग्यूमेंट होगा किस बात पे। फॉर एग्जाम्पल, जब पूरी दुनिया डिस्कस कर रही थी कि कीरा सही है या गलत, लाइट इज ऑलरेडी अहेड, क्योंकि असली सवाल था कीरा है कौन। और जब तुम गलत सवाल ही डिस्कस करने लगते हो, सही जवाब का कोई मतलब नहीं रहता। बैटमैन जब जोकर से पूछता है वेयर इज हार्वी, जोकर उसे क्लासिक क्वेश्चन ट्रैप में फंसाता है, हु विल यू सेव। हर मैनिपुलेशन जवाब से नहीं सवाल से शुरू होती है, क्योंकि जवाब देने वाला रिएक्ट करता है, सवाल पूछने वाला डायरेक्शन कंट्रोल करता है। एंड दिस इज हाउ यू कंट्रोल अ फ्रेम। अभी तक तो सिर्फ वार्म अप था, अगला कोड कंपनीज बनाता है, पॉलिटिक्स जिताता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इसमें झूठ भी नहीं बोलना पड़ता।
इमेजिन तुम एक 300 पेज की नॉवल पढ़ते हो और लास्ट पेज गायब हो। तुम पूरी बुक दोबारा पढ़ लोगे सिर्फ उस एक मिसिंग पेज के लिए, क्योंकि ब्रेन आंसर से नहीं अनफिनिश्ड पैटर्न से ऑब्सेस्ड होता है। इसीलिए कुछ विलन्स एक पेज हमेशा छुपा देते हैं। ज़ीमो ने एवेंजर्स को ताकत से नहीं हराया, उसने बस एक की इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखा कि टोनी स्टार्क के पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई, और एक परफेक्ट मोमेंट का वेट किया, एक सच, परफेक्ट टाइमिंग, और एवेंजर्स खुद को डिस्ट्रॉय करने लगे। जिक्सॉ रेयरली अपने विक्टिम्स को पूरे रूल्स बताता है, वो बस उतनी ही इंफॉर्मेशन रिवील करता है जिससे विक्टिम को होप मिले, बस एक डिटेल छुपा लेता है, और वो मिसिंग इंफॉर्मेशन पूरे ट्रैप से ज्यादा टेरिफाइंग होती है। कभी कभी सबसे पावरफुल इंफॉर्मेशन वो नहीं होती जो तुम देते हो विलिंगली, बल्कि वो होती है जो तुम इंटेंशनली छोड़ देते हो। जो तुम छुपाते हो वही तुम्हें खतरनाक बनाता है। याद है मैंने शुरू में बोला था एक कोड जो तुम्हारे साथ भी यूज हो रहा है। साइलेंस मेक्स पीपल फिल इन द ब्लैंक्स देमसेल्व्स। साइलेंस आवाज की कमी नहीं होती, और ना ही इसे ग्लेशियर प्रोटोकॉल से कंफ्यूज करना। साइलेंस कभी कभी सबसे पावरफुल प्रेशर वेपन होता है। योहान लिबर्ट जितना कम बोलता था, लोग उतना ही अपने फियर्स उस पर प्रोजेक्ट करते थे। उसका साइलेंस किसी भी मोनोलॉग से ज्यादा टेरिफाइंग था। गस फ्रिंग बस वॉल्टर को साइलेंटली देखता था, और कुछ ही सेकंड्स में वॉल्ट खुद जस्टिफाई करना शुरू कर देता है। होमलैंडर भी सवाल कम पूछता है, बस चुपचाप देखता है, और लोग बिना पूछे ही अपने आप को एक्सप्लेन करने लगते हैं। एक्चुअली ये चीट कोड 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ 4 है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। एंड मैंने काफी विलन्स को यूज करते हुए देखा, एंड दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड दिस। रॉबर्ट ग्रीन के अकॉर्डिंग दुनिया के सबसे पावरफुल लोग हमेशा सबसे कम बोलने वाले रहे हैं। जो बोलता गया वो प्रिडिक्टेबल बन गया। इंसान आंसर से कम अनआंसर्ड क्वेश्चन से ज्यादा ऑब्सेस्ड रहता है। जब तुम एक्सप्लेनेशन देना बंद कर देते हो तो उनका दिमाग उन गैप्स को फिल करने के लिए खुद एक्सप्लेनेशन बना देता है, और अक्सर वो कहानी सच से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। My father a baller, my brother a baller, let's get things in order. For my son and my daughters, I gotta go harder, I gotta go harder. हर इंसान के पास एक हैंडल होता है, और अक्सर वो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही होती है। हैंस लांडा कॉन्स्टेंटली लोगों की इंटेलिजेंस की तारीफ करता था, वो उनको बिलीव कराता था कि वो कंट्रोल में है, वो उन्हें इतना स्मार्ट फील कराता था कि वो खुद ही बोलते चले जाते थे। और लिटिल फिंगर तलवार से कम ईगो से ज्यादा लड़ता था। नेड का ऑनर, लाइसा का प्यार, एंड सांसा के सपने, हर इंसान का हैंडल अलग था, और लिटिल फिंगर को ये पता था। पीपल आर इजिएस्ट टू कंट्रोल थ्रू द आइडेंटिटी दे आर मोस्ट प्राउड ऑफ। सबसे आसान तरीका किसी को भी कंट्रोल करने का उसकी कमजोरी पकड़ना नहीं, उस चीज को पकड़ना है जिसपे वो सबसे ज्यादा गर्व करता है। और अगर तुम्हारी लाइफ का कोई विलन तुम्हारा हैंडल ढूंढ लेता है, तो अगली चीज होती है तुम्हारा ट्रस्ट, और वो अगले कोड से जीता जाता है। ये एक सिंपल से प्रिंसिपल पे बेस्ड है। रियल और एग्जैजरेटेड वल्नरेबिलिटी मेक्स पीपल लोअर देयर गार्ड। लोग परफेक्शन पे ट्रस्ट नहीं करते, लोग फ्लॉस पे ट्रस्ट करते हैं। इसीलिए सबसे डेंजरस मैनिपुलेटर्स कभी परफेक्ट बनने की कोशिश ही नहीं करते। लोकी को देखो कितनी बार सरेंडर करता है, और हर बार वो सरेंडर एक नई चाल होती है। क्यों? क्योंकि वल्नरेबिलिटी ह्यूमन लगती है, और ह्यूमन चीजों पे हम गार्ड नीचे कर देते हैं। इसीलिए इंटरनेट पे भी लोग केयरफुली डिजाइंड इम्परफेक्शंस दिखाते हैं। गाइस, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं भी इनसिक्योर हूँ। कभी कभी ये सच होता है, और कभी कभी ये स्ट्रैटेजी। डिफरेंस देखना मुश्किल होता है। ये है ना कि ट्रस्ट परफेक्शन से नहीं बनता, वो रिलेटेबिलिटी से बनता है। और इसी वजह से नकली वल्नरेबिलिटी सबसे सस्ते और सबसे प्रॉफिटेबल वेपन्स में से एक है। इसी प्रिंसिपल का नाम है द फॉल्स स्कार। वेकना लोगों को उनकी बॉडी से नहीं मारता, वो उनकी कहानी से मारता है। सबसे पहले वो एक चीज ढूंढता है जो तुमने दुनिया से छुपा रखी है, गिल्ट, शेम, रिग्रेट। फिर वो उसी को तुम्हारे अगेंस्ट यूज करता है। रियल लाइफ में भी एग्जैक्टली यही होता है। कभी तुम्हें किसी ने रियल लाइफ में बोला होगा, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम्हें ही सब प्रॉब्लम लगती है। एक बार सुनोगे, इग्नोर कर दोगे, दूसरी बार सुनोगे, थोड़ा सोचोगे, और तीसरी बार तुम ये सोचने लगोगे कि शायद प्रॉब्लम मुझ में ही है। एंड दिस इज वेयर यू फॉल फॉर इट। क्योंकि जब इंसान खुद पे शक करना शुरू कर देता है, दूसरे इंसान को उससे कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। सबसे आसान पपेट बनने वाला इंसान वो होता है जो अपनी स्ट्रिंग्स खुद अपने हाथ में लेके खड़ा होता है कि ले ब्रो, अब मेरे को कंट्रोल कर ले प्लीज। और इसी प्रिंसिपल का नाम है द ब्रोकन मिरर। लेकिन अब जो कोड आ रहा है वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसने लोगों के सिर्फ पैसे नहीं छीने, बल्कि उनकी जिंदगियां भी छीन ली। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं तुम्हें रोज 100 रुपए दूं तो तुम्हें कितने दिन बाद ये नॉर्मल लगने लगेगा? 3, 5, 10? अब उल्टा सोचो, कभी 100 रुपए दूं, कभी 1000 रुपए, कभी कुछ भी नहीं, और एक दिन 10,000 रुपए। कौन सा वर्जन तुम्हें ज्यादा एडिक्टिव लगा? एग्जैक्टली
इसी प्रिंसिपल पे कसिनोज खड़े हैं, इसी प्रिंसिपल पे बेटिंग एप्स चलते हैं और इसी प्रिंसिपल पे सोशल मीडिया बना है और इसी प्रिंसिपल पे कुछ रिलेशनशिप्स भी। लोग गैम्बलिंग के एडिक्ट पैसे की वजह से नहीं बनते, वो अनसर्टेनिटी के एडिक्ट बनते हैं। अगर हर बार जीतोगे इट बिकम्स बोरिंग फॉर द ब्रेन, अगर कभी नहीं जीतोगे यू विल सिंपली क्विट। लेकिन जब रिवॉर्ड रैंडम हो तो दिमाग वेट करना शुरू कर देता है, शायद अगली बार, बस एक और बार, हो सकता है इस बार मैं जीत जाऊंगा, और वही लूप इंसान को पकड़ लेता है। ये सिंपल सा साइकोलॉजिकल रीजन दिमाग के रिवॉर्ड सर्किट को ऐसा हाईजैक करता है कि कुछ लोग लाखों के कर्जों में डूब जाते हैं एंड देन दे चूज टू अनअलाइव देमसेल्व्स। सबसे एडिक्टिव रिवॉर्ड्स वो नहीं होते जो हर बार मिलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो कब मिलेंगे पता ही नहीं होता। पेनीवाइज कॉन्स्टेंटली अपीयर नहीं होता, वो डिसअपीयर होता है और सडनली आ जाता है। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसके विक्टिम्स में एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट स्टेट ऑफ फियर रखती है। नेगन हर किसी को पनिश नहीं करता, कभी हंसता है, कभी किसी को रिवॉर्ड करने लगता है और कभी किसी को मौत के घाट ही उतार देता है। उसके फॉलोअर्स यही गेस करने में लगे रहते हैं कि उसके अप्रूवल के लिए आखिर करना क्या पड़ेगा। अब अपनी लाइफ देखो, वो सिचुएशनशिप जो 3 दिन इग्नोर करता है, फिर अचानक से रात के 2 बजे आई मिस यू। वो बॉस जो पूरे महीने कुछ नहीं बोलता, फिर एक दिन ग्रेट वर्क, और अगले 2 हफ्ते तुम सबको यही बताने में लगते हो कि कैसे तुमने उसको इम्प्रेस किया। तुम उस आई मिस यू या ग्रेट वर्क कॉम्प्लीमेंट के एडिक्ट नहीं हुए, तुम उस अनसर्टेनिटी के एडिक्ट हुए। और इसी प्रिंसिपल का नाम है द स्लॉट मशीन। एक टेस्ट, बस अपने दिमाग में जवाब देना। हो सकता है तुम्हारी लाइफ में भी कोई एक ऐसा इंसान हो जो सिर्फ अपने मन चाहे टाइम पे ही तुम्हें अटेंशन देता है और तुम उस इंसान के एडिक्ट बने हुए हो। अगर ऐसा है तो गेम समझ जाओ भाई। लेकिन सबसे खतरनाक विलन वो नहीं जो तुम्हें कंट्रोल करे, सबसे खतरनाक विलन वो है जो तुम्हें अंदर से ही बदल दे। देखो, हिस्ट्री में बहुत कम लोग लॉजिक से बदले हैं, लेकिन दर्द से लाखों। पेन फ्रॉम नारुतो, उसने सिर्फ विलेज बर्बाद नहीं किया, उसने नारुतो को फोर्स किया कि वो पूरी दुनिया पेन की आंखों से देखे, और वही उसका असली अटैक था। इंसान आर्ग्यूमेंट्स याद नहीं रखता, इंसान इमोशंस याद रखता है। और इसीलिए स्कूल की एक इंसल्ट, पहला हार्ट ब्रेक, एक सेंटेंस जो किसी ने तुम्हें गुस्से में बोल दिया, सालों बाद भी याद रहता है। क्यों? क्योंकि दर्द मेमोरी पे इंक की तरह छप जाता है। इसीलिए जब कोई सिर्फ फैक्ट से तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है, वो इतना रेजोनेटिंग नहीं लगता। बट जब तुम्हें कोई कुछ फील करवा देता है, वो तुम्हारी आइडेंटिटी को टच कर लेता है। लोग समझने से कम बदलते हैं, महसूस करने से ज्यादा। इसी प्रिंसिपल का नाम है वॉक इनटू माय फायर। बट इमोशंस का काम सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। What if I tell you that you can change your entire life using your own emotions? I refuse to let a bad night ruin me, just doesn't get through to me. Even back then, getting stopped by the truancy. लोग कहते हैं time heals everything. क्या ये सच है? Well, maybe yes or maybe no. But एक चीज क्लियर है कि टाइम ये डिसाइड करता है कि तुम अपने दर्द के साथ क्या करते हो। मादरा उचिया पूरा बचपन एक ही जख्म के साथ जिया, और जब वो बैटलफील्ड पे वापस आया, उसका असली वेपन वो सालों पुराना दर्द था जो कभी मरा ही नहीं। ऐसी ऑलमोस्ट एवरी विलन इन दिस लिस्ट हैज अ डीप नेवर एंडिंग पेन इनसाइड देम, और वही उन्हें इतना पावरफुल बनाता है। और इसको समझने के लिए फिजिक्स का एक लॉ समझो। फिजिक्स का लॉ? व्हाट द हेल ब्रो? यस, दिस लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ना एनर्जी बनती है ना खत्म होती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। दर्द भी वैसे ही काम करता है, वो गायब नहीं होता, बस कहीं और चला जाता है। या तो जिम बन जाता है, या बिजनेस, या आर्ट, या ऑब्सेशन, या तो रात के 3 बजे की एंडलेस स्क्रोलिंग, या एडिक्शन। चॉइस एनर्जी की नहीं होती, डायरेक्शन की होती है। जो इंसान अपने दर्द को फ्यूल बना लेता है, उसे रोज नया रीजन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी प्रिंसिपल का नाम है बर्न द वूंड। अब तक के सारे चीट कोड सिर्फ एक इंसान पे चल रहे थे, या तो तुम पर या तो सामने वाले पे। आगे वाले चीट कोड्स पूरे शहर पे, या तो पूरे देश में, या तो पूरी कंपनी में चल सकते हैं। सब लोग सोचते हैं पावर का मतलब होता है कि लोग तुम्हारी बात माने, बट असली पावर तब शुरू होती है जब लोगों के पास मना करने का ऑप्शन ही ना बचे। व्हाट हेट्स होमलैंडर? पूरा बोर्ड उससे डरता है, पीआर टीम्स उसको मैनेज करने से नफरत करती हैं, बट उसको कोई हटा नहीं सकता बिकॉज पूरी कंपनी उस पर डिपेंड करती है। दैट्स डिपेंडेंसी। लाइकेबिलिटी टेम्परेरी होती है, डिपेंडेंसी बहुत महंगी। इसीलिए जब तक लोग तुम्हें पसंद करते हैं, उनके पास चॉइस होती है, बट जिस दिन उन्हें तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाती है, उस चॉइस का भी एंड हो जाता है। और जिस रिलेशनशिप में चॉइस खत्म, वहां पे पावर बैलेंस भी खत्म हो जाता है। इसी प्रिंसिपल का नाम है द गोल्डन हैंडकफ्स। लेकिन डिपेंडेंसी भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लोग पूछने लगते हैं कि मैं इसके बिना रह क्यों नहीं सकता, बट स्मार्ट विलन्स उस सवाल को पैदा ही नहीं होने देते। एक और सवाल, अगर एक रूम में 100 लोग एक दूसरे से लड़ रहे हो, तो उन्हें एक सेकंड में यूनाइट कैसे करोगे? उन्हें एक कॉमन एनिमी दे दो,
बस। बेन पूरे गौतम को बोलता है योर एनिमी इज द रिच। सर्टेनली हजारों लोग उसके पीछे यूनाइट हो जाते हैं। लोग बेन को फॉलो नहीं कर रहे, वो एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। मैग्नीटो म्यूटेंट्स को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराता है ह्यूमंस विल नेवर एक्सेप्ट यू। अब ये पॉइंट नहीं है कि वो सही है या गलत, बट ये बिलीफ म्यूटेंट्स को उसके टुवर्ड्स लॉयल रखता है। सिंड्रोम ओमनीड्रॉइड को बनाता है सिटी डिस्ट्रॉय करने के लिए और खुद प्लान करता है सिटी को सेव करना। वो खुद एनिमी मैन्युफैक्चर करता है ताकि वो हीरो बन जाए। ये हिस्ट्री में पैटर्न बार बार रिपीट हुआ है। ब्लडी हेल ये तो हमारे देश के नेता भी करते हैं। जब लोगों का ध्यान एक शेयर्ड दुश्मन पे चला जाता है तो क्वेश्चंस कम हो जाते हैं, लॉयल्टी बढ़ जाती है और पावर एक जगह कलेक्ट होने लगती है। नफरत कभी डिसअपियर नहीं होती, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है और जो उस डायरेक्शन को चूज करता है वो अक्सर खुद टारगेट नहीं बनता। इसी प्रिंसिपल का नाम है द कॉमन एनिमी। और अब हम एक ऐसे कोड पे पहुंचने वाले हैं जिसको यूज करके तुम लोगों का परसेप्शन खुद डिजाइन कर सकते हो। थैनोस की एक आइकॉनिक लाइन है, सिर्फ 3 वर्ड्स, ना चिल्लाना, ना वार्निंग, ना कोई काउंटडाउन, ना कोई एंटिसिपेशन, बट फिर भी वो लाइन ऑडियंस के जहन में एक डर पैदा कर देती है। थैनोस ने सिर्फ ऐसे बिहेव किया जैसे रिजल्ट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है और इंसान सर्टेनिटी के सामने बहुत जल्दी झुकता है। तुम खुद सोचो, 2 डॉक्टर्स हैं, सेम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। एक बोलता है शायद काम करे और दूसरा बोलता है कि कल तक तुम फिट हो जाओगे। मेडिसिन सेम है, रिएक्शन अलग। क्यों? कॉन्फिडेंस इन्फ्लुएंस करता है लेकिन सर्टेनिटी रियलिटी क्रिएट करती है। इसीलिए लोग ओपिनियन से डिबेट करते हैं, सर्टेनिटी से अडेप्ट करते हैं। और यही रीजन है कि जब कुछ लोग रूम में घुसते हैं अथॉरिटी फील होने लगती है। इसी प्रिंसिपल का नाम है आई एम इनएविटेबल। बट ये लास्ट का लेवल और इसमें पड़े 3 चीट कोड्स पावर को एक्चुअली अचीव करने के लिए तुम्हारा लास्ट स्टेप है। अब तक हमने देखा पावर मिलती कैसे है, अब हम देखेंगे कि पावर क्या छीन लेती है। ये लास्ट 3 बताएंगे क्यों हर विनर एक दिन खुद हार जाता है। पावर कभी फ्री नहीं आती, हर पावर कुछ न कुछ जरूर लेती है और पहली चीज वो जो लेती है वो है तुम्हारी आइडेंटिटी। वोल्डेमॉर्ट ने अपनी सोल 7 टुकड़ों में बांट दी जिन्हें कहा जाता है हुक्रक्स। लोग सोचते हैं वो इमॉर्टैलिटी का प्लान है, नहीं, वो डर की वजह से बनाया हुआ प्लान था। उसे डर था कि अगर उसकी पूरी आइडेंटिटी एक ही जगह हुई तो एक ही बार में सब खत्म हो जाएगा। अब अपनी लाइफ में देखो, कितने लोग सिर्फ अपनी जॉब है या सिर्फ अपना रिलेशनशिप या सिर्फ अपना बिजनेस, लोग जिम जाने को ही अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। बट जिस दिन वो एक चीज चली जाती है उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। वोल्डेमॉर्ट ने ये बात मेटाफोरिकली सबसे ज्यादा अच्छे से समझी, जितनी ज्यादा जगह तुम्हारी आइडेंटिटी लॉक्ड होगी उतना मुश्किल होगा तुम्हें तोड़ना। इसलिए अपनी आइडेंटिटी को किसी एक चीज से जोड़कर मत रखो, क्योंकि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और इसमें कोई 2 राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि 4 बंदों की है तुम्हारी नहीं होगी। एंड दैट इज व्हाई ट्राई टू अटैच योर आइडेंटिटी टू मल्टीपल थिंग्स, नॉट जस्ट वन, सो इट्स इम्पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय यू। अब एक और सवाल, अगर पावर इतनी ही पावरफुल चीज है तो फिर हर पावरफुल विलन आखिर में हारता ही क्यों है? फ्रीजा, सेल, टाइलोंग, ब्रॉली, सबके पास स्ट्रेंथ थी, टैलेंट था, अपॉर्चुनिटीज भी थी, फिर भी सब हारे क्यों? क्योंकि एक्चुअल में अगर तुम देखोगे क्लोजली तो उन्हें किसी और ने नहीं हराया, उन्हें उनकी खुद की इमेज ने हराया। फ्रीजा को लगता था कि उसके लेवल का कोई हो ही नहीं सकता, इसीलिए वो हर फाइट को गेम समझता रहा। सेल ऑलरेडी परफेक्ट था तो उसको लगा कि मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है। टाइलोंग को स्क्रोल नहीं चाहिए था, उसे कंफर्मेशन चाहिए थी कि दुनिया उसे वैसे ही माने जैसे वो खुद को मानता है। और जिस इंसान का कंट्रोल दूसरों के हाथों में होता है उसकी पावर भी दूसरे के हाथों में चली जाती है। ये एक टॉक्सिक ईगो के अलग वर्जन्स है। पावर तुम्हें अंदर का अंधेरापन दिखाती है और ईगो की सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? जिस दिन तुम सोचने लगते हो अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, उस दिन तुम सीखना बंद कर देते हो। हर एम्पायर कोलैप्स होने से पहले अपने आप को इनविंसिबल समझता था। हर डिक्टेटर अपनी स्पीच में पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट था। हर कंपनी गिरने से पहले मार्केट लीडर थी। कोलैप्स फेलियर से शुरू नहीं होता, कोलैप्स एक टॉक्सिक ईगो से शुरू होता है। और इसी प्रिंसिपल का नाम है द ईगो ट्रैप। ये कोड यूज करने के लिए नहीं है, ये कोड सर्वाइव करने के लिए है। क्योंकि अगर तुम बाकी के 17 कोड्स मास्टर भी कर लो बट ईगो पे हार गए तो बाकी सब बेकार। लेकिन एक कोड बचा है और ये पूरी वीडियो का सबसे अनकंफर्टेबल कोड है, क्योंकि ये तुम्हें कोई नया वेपन नहीं देगा, ये तुमसे सब कुछ छीन लेगा।
सोल स्टोन को पाने के लिए थैनोस को गमोरा को खोना पड़ा। ग्रिफिथ अपनी पूरी आर्मी को त्याग देता है। स्नेप डम्बलडोर को मार देता है ताकि प्लान जिंदा रहे। इताची अपना पूरा क्लैन, अपनी पूरी रेपुटेशन, सब कुछ सैक्रिफाइस कर देता है। लाइट यागामी अपनी फैमिली, अपनी लाइफ स्पैन, अपनी मोरालिटी, अपने मिशन के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर देता है। चाहे गोल सही हो या गलत, एक चीज कभी नहीं बदलती, जितना बड़ा गोल उतनी बड़ी कीमत। इस यूनिवर्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स ordinary sacrifices से नहीं मिलते। The point is, in order to achieve the greatest goals that exist in this universe, it requires the strongest sacrifices. अब चाहे वो sacrifice गलत हो या सही, उसकी morality को judge नहीं कर सकते, but इससे ये सीखा जा सकता है how much you are willing to sacrifice in order to become the greatest. क्योंकि अक्सर सपने सबके बड़े होते हैं, sacrifices नहीं।